जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम योर ट्यूटर्स एकेडमी। सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत को लेकर। जैसा कि कमिटेड था कि दिल्ली सल्तनत की भी छोटी वीडियोस आपके पास जल्दी से आएँ, तो उन्हीं वीडियोस को लेकर आया हूँ। दिल्ली सल्तनत बेसिकली 5 डायनेस्टीज़ का कॉम्बिनेशन है, जो कि आप पीछे देख भी रहे होंगे। बट द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट कि इस दिल्ली सल्तनत को करने के लिए करना क्या होता है। तो करने के लिए सिर्फ काम एक करना होता है कि जल्दी से सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं बार बार बीच में बोलूँगा नहीं, एक ही बार बोलता हूँ, उसको ध्यान से सुनो और समझो और आगे बढ़ जाओ। देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के लिए अगर आपके सामने हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहली कहानी जो आती है वो 5 रूलिंग डायनेस्टीज़ को लेकर आती है। 5 थे दिल्ली सल्तनत में। सबसे पहले इलवारी या इन्हें स्लेव डायनेस्टी का नाम दिया जाता है। इलवारी या स्लेव का नाम दिया जाता है। दूसरी डायनेस्टी की बात करें तो खिलजी डायनेस्टी थे। तीसरे तुगलक्स की बात कर लेते हैं, देन सैयद, देन लोधी। इंपॉर्टेंट आता है ईयर वाइज ऑर्डर में लगा दो या इनके टेन्योर वाइज। तो ध्यान से देखो, 93 ईयर्स का ये टेन्योर पूरा करते हैं। उसमें से यहां पर आइएगा, आप माइनस का 9 करिएगा तो आपको 84 ईयर्स का टाइम पीरियड यहां मिलेगा। यहां से यहां आइए, एक सेकेंड रुकिए, हाँ जी, यहां आइएगा, 9 माइनस करिएगा तो 76 ईयर्स का टाइम आपको 75 ईयर्स का टाइम मिलेगा। खिलजी की बात करें लगभग 30 साल रहे हैं एंड सैयद की बात करें तो लगभग आप ध्यान से देख सकते हैं तो कुछ 36-37 साल के आसपास का इनका पीरियड रहा है। ये 36 ईयर्स के आसपास रहे हैं। तो ये बेसिक सा एक इनका नाम याद रखना होता है, काम याद रखना होता है कि कैसे कैसे दिल्ली सल्तनत में ये लोग काम कर रहे थे। क्वेश्चन आ जाता है जी, इलवारी डायनेस्टी थी क्या, स्लेव डायनेस्टी थी क्या। सबसे पहली बात, ये जो ये वर्ड एक इसमें आ रहा है इलबारी, ये इलबारी एक ट्राइब का नाम है। ये ट्राइब का नाम है जो बेसिकली टर्क्स में होती है। ये ट्राइब कहां से होती है? टर्क से होती है। इलबारी नॉर्मल नहीं है कोई वर्ड। इलबारी एक जाति का नाम है जो टर्क्स के अंदर पाई जाती है, तुर्की के अंदर पाई जाती है, टर्क्स के अंदर। ये सारे ये लोग थे। बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसने इसे फाउंड किया था वो मोहम्मद गोरी के यहां एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो ऐबक साहब ने शुरू किया, तो दैट्स वाई इसको नाम दूसरा भी मिलता है क्या, दैट इज स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन को छोड़कर बाकी इस डायनेस्टी में आने वाले, चाहे इल्तुतमिश की बात कर लें, रजिया की बात कर लें, मौजुद्दीन की कर लें, अलाउद्दीन, नसरुद्दीन या बलबन, जो भी रूलर आएगा वो सारे के सारे इलबारी थे। लेकिन अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो वो इलबारी डायनेस्टी से नहीं थे, ये याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए जब हम जाते हैं 1206 से 10 तक, तो याद क्या रखना होता है, फाउंडर तो भाई यही है, फाउंडर में तो कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन आता है जी, इन्होंने ऐसे इंपॉर्टेंट काम क्या किए जिनके लिए इन्हें याद रखें। 3 काम तो बिल्कुल याद रख लेना। सबसे पहली बात, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम, पहली मस्जिद एंड 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। ये दो तो बिल्डिंग बहुत सॉलिड हैं जो इनकी याद रखनी ही होती हैं। दूसरा, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इन्होंने ही बनवाना शुरू किया था। ये इनका दूसरा पॉइंट है जो याद रखना होता है। तीसरी बात, इनकी जो डेथ होती है वो चागोन खेलने से होती है। व्हाट इज चागोन, क्वेश्चन आता है ये, व्हाट इज चागोन। चागोन जिसे आज आप पोलो कहते हैं, उसी को खेलते हुए घोड़े से ये गिर गए थे और गिरने की वजह से घोड़ा इन्हें खींच के ले गया और ये निकल गए। दैट मीन्स इनकी डेथ हो गई थी। तो मेजर अगर हम इनका देखें तो पहले लाहौर, फिर दिल्ली इनकी कैपिटल बनी। इन्हें एक टाइटल दिया जाता था लखबख्श। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार शुरू करवा दी। कुव्वत उल इस्लाम पहली मस्जिद एंड 2.5 दिन का झोपड़ा आ गया। हसन निज़ामी नाम के बंदे जो कि एक बड़े हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी इस समय पर जिसका नाम है ताजुल मसर। ताजुल मसर के अंदर इन्होंने सब कुछ बताया है व्हाटसोएवर जो भी कुतुबुद्दीन से रिलेटेड था।
और आगे के लिए बढ़ते हैं, इनके दामाद आते हैं जिनका नाम है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब तख्त पर आते हैं तो उनके यहां पर उनके 5 बातें याद रखने की हैं। सबसे पहले दुनिया में उस समय पर टाइम चल रहा था चंगेज खान का। चंगेज खान को इंडिया के ऊपर अटैक करने से जो रोकने का पूरा प्रोसेस है, जो बताया गया, समझाया गया, वो इल्तुतमिश ने ही समझाया था। अगर चंगेज खान सपोज इंडिया आ जाते तो आज हम लोग कहीं ना कहीं मंगोल टाइप ऑफ ट्राइब्स के सिमिलर दिखते, क्योंकि जलालुद्दीन मंगाबरानी को इसने अपने यहां रिफ्यूज नहीं दी थी और उसी वजह से चंगेज खान का अटैक भी इंडिया में नहीं हुआ था। तो ये एक बड़ी प्रॉपर्टी थी जिसको आज हम लोग ये कह सकते हैं कि हां, जिसकी वजह से चंगेज खान का अटैक इंडिया में होने से रुक गया था। इसके बाद जब हम आगे के लिए बढ़ते हैं तो ये जलालुद्दीन मंगाबरानी और ये पूरा लिखा हुआ है, मंगोल अटैक से इसने हमें बचाया था। इसके अलावा आपने कहानी सुनी होगी अली बाबा 40 चोर, कि 40 चोर होते थे, रात में लूटते थे, आके कहीं रख देते थे, अली बाबा ने गुफा देख ली, वहां जाते थे, अली बाबा दिन में निकाल लाते थे एंड सो ऑन। ऐसा करेक्टर इमेजिनेशन में खूब मिलता है, लेकिन हिस्ट्री में उसका सिमिलर करेक्टर यहां मिलता है कि 40 लोगों का एक ग्रुप जिसे तैरगने चहलगानी का नाम दिया गया, अगर कोई भी राजा के अगेंस्ट कुछ करता था तो इमीडिएट ये 40 लोगों का ग्रुप रात में दिन में वहां जाके उसे तहस नहस कर देता था। ये एक बड़ा एस्पेक्ट था यहां के लिए। अगली बात करें, नॉट पे इन कैश। नॉट पे इन कैश, ये कैश में नहीं देते थे, ये जमीन का टुकड़ा, जिसे जमीन में लिख रहा हूं यहां, जमीन का एक टुकड़ा जिसे इक्ताज बोला जाता था, अपने सूबेदारों को इक्ता दे दी जाती थी। आप अच्छे से इस पर काम करिए, अच्छे से इसको होल्ड करिए। इन एनी केस या फॉर द टाइम बीइंग, अगर आपको लगता है कि आपका काम सपोज अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आप एक सूबेदार हैं और काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो इल्तुतमिश को यह राइट होता था कि वो इस इक्ता के सूबेदार को उठा के दूसरे इक्ता में डाल दे। जो अच्छे इक्ता हैं उन्हें ट्रांसफरेबल कर सकता था। हर इक्तादार को अपना एक सिपाही की टुकड़ी या वीकेंड से अपनी टोली रखनी होती थी। जब जरूरत होगी इल्तुतमिश उन सबको इकट्ठा करता था और अपनी सेना बना के दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया करता था। ये कॉमन फिनोमिना रहा। 2 कॉइन, अब जमीन का टुकड़ा है तो होगा क्या, कॉइन से पहले जो टैक्स आएगा वही इनकम है, दैट मीन्स इसे कैश में देना ही नहीं था। 2 कॉइन आए हैं जिसमें टका और कॉपर का जीतल, सिल्वर का सिक्का टका कहलाया और कॉपर का जीतल। पुराने सारे सिक्के इसने बंद करा दिए। किसी भी इकोनॉमी में उसकी करेंसी का डिवैल्यूएशन अगर हो रहा है तो इकोनॉमी डूबती है। इसने इस बात को जानता था या समझ दिखाई कि एंशंट में सिल्वर के, कॉपर के, देन आपके गोल्ड के, ब्रॉन्ज के अलग अलग सिक्के चल रहे थे, जिसकी वजह से स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पा रहे थे। इसने कहा सब बंद करो, सिर्फ 2 सिक्के चलेंगे भाई जी। आगे बात करते हैं फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग्स। आज जितने भी आपको अपने घरों में आर्च बने हुए दिखते हैं, जैसे आप रसोई में जाइए उसकी दीवारें होंगी और उनके ऊपर ऐसे आर्च बना होगा। आपको गुम्मद नजर आ रही होंगी टॉम टाइप, आपको गोल ऊपर गुम्मद वाले मंदिर नजर आते होंगे। छोटे छोटे टेंपल जो गांव में बन जाते हैं वो ऊपर से अगर गोल हो रहे हैं। मस्जिद का डोम जो ऊपर से बन रहा है, लेंटर, बीम, लटकी हुई दीवार जिन्हें बाटर्स कहा जाता था, मतलब ये स्लोपिंग वॉल, जो भी कंसेप्ट आर्किटेक्चर मॉडर्न को टच करता है वो कहीं ना कहीं इल्तुतमिश है। और उसका एग्जाम्पल उसने सुल्तानगढ़ी में दिया है। सुल्तानगढ़ी जाकर कभी भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो वहां पता चलता है कि हाँ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इनसे रिलेटेड रहे हैं। अब क्वेश्चन, इसके 3 बेटे हुआ करते थे, पहले वही बता देता हूं। तीनों बेटे, ये तीनों के तीनों बेटे जो थे मिलके आदमी थे। देखो, मौजुद्दीन, अलाउद्दीन, नसरुद्दीन, तीनों को मिला दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, आदमी। इनमें से काबिल एक भी नहीं था। इल्तुतमिश ये बात जानता था, इसी की वजह से उसने अपनी बिटिया रजिया को कहीं ना कहीं पावर दिया था, ट्रेंड किया था। और उस समय का कोई वॉरियर नहीं था जो रजिया को हरा सके। यही रीजन था दबे छुपे सबे रजिया के अंडर में आना पड़ा, भले ही वो उसके अच्छी फीलिंग नहीं रखते थे। रजिया मेल ऑर्नामेंट्स पहन के पब्लिक में घुमा करती थी, खुद कंट्रोल करती थी,
अगर कोई अटैक हुआ है तो जाकर वहां खुद लड़ती थी, चेज करके दुश्मन को मारना पसंद करती थी। ये सब फीचर रजिया के रहे। इसी की वजह से एक इनके गवर्नर हुआ करते थे भटिंडा के, जिनका नाम था अल्तूनिया। वो भड़क गए कि भाई मैं लेडीज के अंडर काम नहीं कर सकता, ये क्या करा रहे हो मेरे से, मैं रजिया से लड़ूंगा। सबने कहा भाई मारा जाएगा, उसने कहा कोई बात नहीं। बट इसने प्लानिंग क्या करी, अल्तूनिया की प्लानिंग थी कि 3 पार्ट में इसकी सेना डिवाइड होगी। द फर्स्ट पार्ट जो सीधा जाके रजिया से लड़ेगा, दूसरा पार्ट जो भागने की एक्टिंग करेगा और रजिया को अपनी सेना से दूर ले आएगा, और दूर खड़ा हुआ वो तीसरा पार्ट रजिया को चारों तरफ से घेर लेगा और रजिया गुंडों में फंस जाएगी। समझ गए ना बात। रजिया जैसी गुंडों में फंस गई, वैसे ही अल्तूनिया ने कहा भाई या तो मैं तुझे मार दूं तो भी दिल्ली की तख्त मेरा, और इन एनी केस अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो भी दिल्ली का तख्त मेरा। भाई सिंपल है ना, शादी कर ले, बात बन जाएगी। रजिया ने कहा एक काम करते हैं, दिल्ली चल के तो मैं इसे देख लूंगी, अभी फिलहाल शादी कर लेते हैं। ये सिंपल सा कंसेप्ट था। इसी से अगर मैं इस पूरे कंसेप्ट को ध्यान से देख रहा हूं तो क्वेश्चन ये आता है कि अल्तूनिया इसके अगेंस्ट कैसे गया था, क्या रीजन थे सर। रीजन सिर्फ एक, जलालुद्दीन याकूत एक एबेसिसियन था, नीग्रो अफ्रीकन था, और वो कहीं ना कहीं रजिया के साथ एंगेज्ड था, जिसकी वजह से उसे अस्तबल का हेड बना दिया गया था। और अस्तबल का हेड कोई स्लेव बन जाए, ये बहुत बड़ा फीचर था। यही रीजन था अल्तूनिया भड़क गया था। इन्हें फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम विमेन रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स मिडिवल में या तो दिल्ली सल्तनत रही या मुगल्स रहे, मुगल्स में कोई लेडीज थी नहीं, तो ये फर्स्ट एंड लास्ट। मॉडर्न में आएंगी फिर बेगम हजरत महल एंड हुल, बट अभी नहीं, मिडिवल में नहीं था। आगे बात करते हैं। रजिया वापस आई रही थी कि भाई साहब मौजुद्दीन ने क्या करा, बीच में रजिया को अल्तूनिया को उनके कैंप में निपटा दिया। इसने 2 साल रूल किया। अलाउद्दीन को समझ में आया यार मौजुद्दीन उन्हें मार सकता है तो मैं भी तो इन्हें मार सकता हूं। इसने मौजुद्दीन को निपटा दिया, इसने रूल किया। कुछ टाइम बाद नसरुद्दीन को समझ में आई कि यार कर तो मैं भी सकता हूं। फाइनली नसरुद्दीन ने भी निपटा दिया। अब प्रॉब्लम ये थी, ये तीनों कैपेबल होते तो रजिया तो कभी बनती नहीं ना सुल्तान। इसका मतलब रजिया के सुल्तान बनने का बड़ा रीजन था क्या, ये कैपेबल नहीं थे। ये कैपेबल नहीं थे, इसीलिए इनको हेल्प चाहिए थी, और ये बलबंद खुद उस 40 मेंबर्स में से एक था। दैट मीन्स उस चैम्बर, उस ग्रुप का एक मेंबर था, और इसने इन तीनों को हेल्प किया था। इसने ध्यान दिया कि ये तो कबाड़ी हैं तीनों। इसने फाइनली नसरुद्दीन को भी निपटाया और खुद तख्त पर आया। तख्त पे आते ही इसने सबसे पहले काम किया कि भाई मैं उन 40 में से होके ये कर सकता हूं तो बाकी 39 भी कैपेबल हैं। तो उसने इल्तुतमिश की इंटायर फैमिली, पुराने जलाली या बेसिकली उन 40 मेंबर्स और उनके रिलेटिव्स को मारा था दिल्ली में। कहते हैं बड़े लेवल पर ब्लड शेड किया था, और इसकी पॉलिसी यहीं से फेमस हुई थी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। आयरन एंड ब्लड, बस लड़ो और जीतो, बस सीधा सीधा इसने बोला था। इसने ध्यान दिया कि यार मैं क्या था, मैं वजीर था, मैंने वजीर रहते रहते सारी पावर मेरे हाथ में थी, पैसा मेरे हाथ में था और आर्मी मेरे हाथ में थी, मैंने राजा को निपटाया, बन गया। इसने कहा एक काम करो, वजीर का डिपार्टमेंट और जी अरिज का डिपार्टमेंट, दैट मीन्स फाइनेंस डिपार्टमेंट और मिलिट्री डिपार्टमेंट, दोनों को अलग अलग करो। ये दोनों अलग अलग रिपोर्ट करेंगे मुझे, क्योंकि एक के हाथ में अगर ये दोनों चीजें आ जाएंगी तो आने वाले फ्यूचर में जो मैंने किया है वो ये मेरे साथ भी कर सकते हैं, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां पर रोका गया। फाइनली इसने अपने आप को डिप्टी ऑफ गॉड, नियाबते खुदाई एंड शेडो ऑफ द गॉड, जिल्ले इलाही की तरह प्रेजेंट किया। क्या मतलब, कोई कितना ही बड़ा रिलीजियस अफेयर का बंदा हो, इसने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है, आई एम द शेडो, आई एम द डिप्टी, सामने झुको, सजदा करो। सजदे का मतलब नहीं था झुक के सलाम करना, नो, सजदा का यहां मतलब था बैठो, अपने माथे से सुल्तान का फीट टच करो। ये यहां से शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, पायबोज और सजदा शुरू हो गया। देन इसने स्पाई सिस्टम, जासूसी विभाग, क्योंकि 40 मेंबर तो खत्म हो गए, अब जासूसी करेगा कौन,
अगर राजा के अगेंस्ट कोई काम हो रहा होगा तो उसको निपटाएगा कौन, तो उसके लिए इसने ये किया। अब क्वेश्चन आता है जी ये खत्म कैसे हो गए, बलबन खत्म कैसे हुआ जी? बलबन का बेटा खुर्शन हिल्स हिमालयाज की तरफ गया जीतने, सर्दी पड़ रही थी, वहां जीतते जीतते वो हार गया। बलबन की कहते हैं जान बचती थी अपने बेटे में, और उस जान बचने के चक्कर में बलबन निपट गया। और क्योंकि बलबन ने अपने बाद कोई सक्सेसर बनाया ही नहीं था, तो पूरी की पूरी डायनेस्टी ही बिखर गई। उस समय पर आकर डायनेस्टी को संभाला था किसने? दैट इज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। सर क्यों संभाला था? इल्तुतमिश के कुछ काम मैंने आपको बताए अभी, जैसे सिक्के बता दिए, चालीसा बता दिया, इक्ता बता दिया, चंगेज खान बता दिया, लेकिन इसका एक और सिस्टम था, एक और काम इल्तुतमिश ने किया था कि उस समय एक बड़ा बवाल चल रहा था वेस्ट एशिया की साइड से, नाम था खलीफा। वो इंडिया पे अटैक करना चाहते थे, रीजन कि इंडिया इस्लामिक स्टेट नहीं है, अटैक करो। तो इल्तुतमिश वहां गए थे। इल्तुतमिश ने जाकर वहां पर अपने आप को एज एन इस्लामिक स्टेट रजिस्टर्ड कराया था। क्वेश्चन आता है इंडिया को पहली बार इस्लामिक स्टेट रजिस्टर्ड किसने कराया? तो वो इल्तुतमिश ने कराया था। सेकंड आता है, अब क्योंकि बाय एंड लार्ज तो यहां की पब्लिक हिंदू थी, तो इल्तुतमिश की बात मान ले, ये बहुत आसान बात नहीं थी। वही यहां पर होता है, रूल फॉरवर्ड आया जब इसने ये कहा कि लार्ज मेजोरिटी जो हैं वो तो भाई साहब हिंदू हैं, तो पब्लिक इसके साथ आनी शुरू हो गई थी। इसका एक सन इन लॉ या नेफ्यू, जो मर्जी वो कह देना, नाम था अली गुरशब, जिसे आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के नाम से। अलाउद्दीन खिलजी अपनी वॉरशिप के लिए जाना गया है, अलाउद्दीन खिलजी अपने कैरेक्टर लेसनेस के लिए जाना गया है, अलाउद्दीन खिलजी अपनी कमांड के लिए जाना गया है, अलाउद्दीन खिलजी अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग तरीके से जाना गया है। कुछ रेफरेंसेस में वो महा बेकार आदमी, निहायती बेकार आदमी था। कुछ रेफरेंसेस में बात करें तो उसने पूरे जलालियों को इकट्ठा कर दिया था। अगर मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर देखूं तो वहां पर कहीं ना कहीं उसने नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक मिला देने वाला ये पहला ऐसा राजा था जिसने फारदेस्ट साउथ अपने में मिला दिया था। सर कैसे कैसे हुआ, शुरू करता हूं। सबसे पहले तख्त पे आया इसने, गुजरात को जीता, जहां पर वाघेला किंग करण सिंह हुआ करते थे। उनको जैसे ही हराया, उनकी जो वाइफ हुआ करती थी कमला देवी, उनसे शादी कर ली थी। अब आप समझ सकते हैं उस समय शादी के मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं वो नहीं लिख सकता हूं। यही वन ऑफ द रीजन था कि जब इसके बाद पद्मनी वाला, जौहर वाला वो सब हुआ, मां पद्मनी के लिए एंड ऑल जो भी हम पढ़ते हैं, वो सारा इसीलिए हुआ। क्यों? क्योंकि राजा को हरा देने के बाद फीमेल्स के साथ भी बड़े लेवल पर मिसबिहेव हुआ था। आगे के लिए मलिक काफूर इसका एक बंदा होता था जो कि एक हिंदू स्लेव था। यही वो मलिक काफूर है जिसको थर्ड ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर भी कहा गया है, जो इसके लिए साउथ जीत कर लाएगा। ये साउथ खुद जीतने नहीं गया कभी, मलिक काफूर जीत कर लाया। इसने रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा जो कि उस समय पर गहलोत किंग रतन सिंह रूल किया करते थे। रानी पद्मनी ने जौहर कमिट किया था जब रतन सिंह बैटलफील्ड में शहीद हुए थे। अब मैं यहां पर रानी पद्मनी, रतन सिंह, गोरा, बादल या अलाउद्दीन खिलजी को डिस्क्राइब नहीं करूंगा, वो फिर लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल यही है कि ये मैटर यहां पर हुआ था। जो खिलजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब इसने अपने बंदे मलिक काफूर को साउथ के लिए भेजा तो वहां पर यादवों का देवगिरी इज फेमस फॉर गोल्ड, इसको बहुत बड़े लेवल पर लूटा गया। काकत्याज वारंगल के लूटे गए, हौसलेज जो थे दर्शन मुद्रा के, और पांड्याज मदुरई। अब याद करो पांड्याज तो सबसे नीचे है, लोअर मोस्ट पे आते हैं, और वहां तक ये पहुंच गए। तो यहीं पर पांड्याज की मदुरई में ही जब वो नीचे पहुंचे तो रामेश्वरम में जाके इसने पहली मस्जिद बनवाई थी, जो कि साउथ की पहली मस्जिद थी। अब ये नहीं है मस्जिद ने गलती करके दिया है कुछ,
इनकी इंटेंशन गलत थी, लूटपाट, बट मस्जिद ने हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी दिए, ये वही मस्जिद है। एक मल्ला के बेटे जो प्रेसिडेंट होकर गए, ये वही रामेश्वरम की मस्जिद है। तो थोड़ा सा दिमाग में डालिएगा। इसके बाद अडॉप्ट करा बलबन की पॉलिसी, जिसका नाम था आयरन एंड ब्लड, जो भी अगेंस्ट बोलेगा उसे मार दिया जाएगा। एंट्रेंस डोर कुतुब मीनार का बनवाया, जिसे नाम दिया जाता है अलाही दरवाजा। इसके अलावा सिरी को अपनी कैपिटल, हौज खास, महल हजार स्टोन, जमालिद खान मॉस्क ये बनवाया और सिकंदर साहनी का टाइटल लिया। ये सारी वो चीजें हैं जो छोटी 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 चीजें हैं, बट कनेक्ट हो जाएं तो एक बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश करती हैं। अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेशन से 3 चीजों से क्वेश्चन बार बार आए हैं। सबसे पहला, आयरन ब्लड तो उसने बलबन का ले लिया, नया क्या लाया था? नया भाई ये लाया था, हर सोल्जर की एक सीक्रेट आईडी होती थी जिसे चेहरा बोला गया, और हर हॉर्स के ऊपर एक सिंबल होता था सीक्रेट, जो कि इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जिसे दाग कहा गया। दाग एंड चेहरा को फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट था वो पूरा पूरा अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। इसके बाद रिबेलियंस जितने भी थे उन्हें बढ़िया करके निपटाया, जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स थे उन्हें निपटाया, फ्री ग्रांट दे दी गई। किन चीजों के लिए? रिलीजियस ग्राउंड्स पर, कि भाई अगर आपको कुछ भी बनाना है तो ठीक है आप ले लो जमीनें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिकर एंड इंटॉक्सिकेंट पूरी तरह से बंद कर दिए गए, स्पाइनेस सिस्टम डेवलप कर दिया गया, और स्ट्रिक्टली मना किया गया कि जो जो मेरे कमांडर्स हैं वो आपस में अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकते, कहीं वो मिलके एक यूनियन बनाए एंड देन वो मुझे हराएं। आज भी है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ रहते हुए ये तीनों चीफ अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकते हैं। इवन ये अकेले एक बंद कमरे में मीटिंग नहीं कर सकते हैं तीनों चीफ। वहां पर या तो सीडीएस या रक्षा मंत्री या और कोई सेक्रेटरी, एनएसए, कोई ना कोई होना अवेलेबल है, अदरवाइज इनको वो पावर नहीं दी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ता हूं तो अलाउद्दीन ने मेजरमेंट में क्या करा? जमीनों को नपवाया बिस्वा में, जो आज बिघा कहा जाता है। कहा क्या कि भाई जितना भी आप बिघा में उगाओ उसका आधा मुझे दे दो, हाफ मुझे दे दो भाई, जो भी आप उगा रहे हो। भाई अगर आपके यहां 10 कुंटल हो तो 5 मुझे दे दो, और 1 कुंटल हो तो 50 किलो मुझे दे दो। मैं ये नहीं कहूंगा कि कम है तो भी इतना और ज्यादा है तो भी इतना, एक सर्टेन प्राइस इसने फिक्स किया। हाउस टैक्स, घारी और पॉस्चर टैक्स, पशु चराने वाला टैक्स, 4 ही इन्होंने इंपोज किया। मुस्तक राज की इन्होंने पोस्ट बनाई, जो कि टैक्स कलेक्शन था, रिवेन्यू टैक्स कलेक्शन था। आगे के लिए बात करता हूं, मार्केट एंड इकोनॉमिकल रेगुलेशंस में बात करें तो सबसे पहली बात इसके चारों मार्केट, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि 4 मार्केट कौन कौन से थे? सेंट्रल ग्रेन मार्केट, मार्केट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड, market of journal items and market of horse, cattle and slaves. These are the 4 markets या 4 type of markets जो इन्होंने स्टार्ट किए थे। डेली रिपोर्ट लेता था स्पाइस से, और जो भी चीटिंग करते हुए मिलता था उसको स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट देता था। भाव बाजार के खुद तय करता था। आपने सुना होगा नाक काट देना, आंख निकलवा लेना, गोश्त निकलवा लेना बॉडी से, वो सब इसकी प्रैक्टिस थी। सबको मत दो सजा, एक को दे दो, लेकिन कैसी दे दो? सॉलिड, बाकी सब सीधे हो जाएं। अभी भी इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो जितने लोग देखें वो नीचे कमेंट जरूर करना। इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस समय पर है कि कहीं ना कहीं फीमेल्स के साथ टीजिंग एंड फीमेल्स के साथ पब्लिक प्लेसेस पर जो अननोन हैं वो टीजिंग कर रहे हैं या कुछ वल्गैरिटी कर रहे हैं। सिर्फ एक को पकड़ लो तमीज से, पब्लिक नहीं। पब्लिक करेगी तो वो गलत हो जाएगा, मास लॉन्चिंग हो जाएगी। नहीं, गवर्नमेंट एक को पकड़ ले और पब्लिकली उसे एक ढंग की सजा सुनवा दी जाए, आप समझ लीजिए अपने आप सिस्टम बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। अलाउद्दीन बनना पड़ेगा उसके लिए। तो कुछ जगह बहुत सही था, कुछ जगह गलत था। जैसे इसकी एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, किंगशिप नोज नो किंगशिप, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। लिटरेचर
बहुत ज्यादा ये पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, बट अमीर खुसरो जो कि मोर देन 7+ रूलर्स के साथ दिल्ली सल्तनत में रहे हैं, वो सबसे ज्यादा टाइम अगर कहीं स्पेंड करके गए हैं तो रॉयल कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी करके गए हैं, जिसमें उनकी किताब तूतिए हिंद, जिसे पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वहां पर उन्होंने खूब बढ़िया तरीके से बताया है कि क्या क्या था। इसके अलावा फ्यूजन ऑफ म्यूजिक जो कि अरेबिक और पर्शियन म्यूजिक का था, इसे इस समय पर नाम बोला जाता था, दैट इज कॉल्ड ख्याल्स। कहां गया ये रहा, ख्याल का मतलब है आज का रीमिक्स, आज का रिमिक्स, नई बीट्स, नया सा कुछ, और अचानक से उन बीट्स के ऊपर होने वाला काम, वो पूरा का पूरा यहीं से आया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकिए, छोटा बड़ा ज्यादा हो गया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास गयासुद्दीन तुगलक आते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के लिए बात करें तो ये वही गाजी मलिक हैं जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर छोड़ा था कि उधर से कोई इंडिया ना घुसाए। फाइनली क्योंकि अलाउद्दीन के बाद उनका कोई सक्सेसर अच्छा नहीं कर पाया, तो इन्होंने आके तख्तो-ताज संभाला। गाजी मलिक इनका नाम होता था। तुगलक डायनेस्टी इन्होंने शुरू करी, तुगलकाबाद इन्होंने बसाया। इन्होंने जो ये सूखा पड़ने के टाइम पर जो दिक्कतें आती हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज को डेवलप किया था। जी आगे के लिए इसी में बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए मैं बात करता हूं। रियल नेम इनका जूना खान था। इन्हें अक्लमंद मूर्ख राजा का तबका मिलता है इंडिया में, या बोला जाता है अक्लमंद मूर्ख राजा। अक्लमंद इसलिए कि जो प्लानिंग इन्होंने करी वो और कोई कर नहीं पाया, मूर्ख इसलिए क्योंकि जो एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी का था वो ये सही से कर नहीं पाए। सर क्या समझा रहे हो बता दो। 5 बड़ी गलतियां करी हैं इन्होंने हिस्ट्री में। सबसे पहले, दुआब का मतलब होता है 2 रिवर के बीच का इलाका। जब सूखा पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, तब इसने कहा टैक्सेशन नहीं लूंगा, सूखा खत्म होगा तो टैक्सेशन लूंगा। बट सूखे के तुरंत बाद महामारी आ गई और इसने टैक्सेशन वसूलना शुरू करा। तो जो टैक्सेशन सिस्टम से इसको पैसा आना था वो ना आके पब्लिक इसके अगेंस्ट होने लगी, क्योंकि महामारी ने और उससे पहले सूखे ने गड़बड़ कर रखी थी। अगला, ट्रांसफर कैपिटल टू देवागिरी। खुद चला जाता, अपनी फौज को ले जाता कि देवागिरी से नॉर्थ भी संभाल लूंगा और नीचे साउथ भी। बट प्रॉब्लम क्या हो गई, ना नॉर्थ संभला ना साउथ। जो अलाउद्दीन ने साउथ इंडिया को रेस्ट इंडिया के साथ मिक्सअप किया था वो यहां से आके फिर से आजाद हो गया, फिर से अलग विजयनगर एम्पायर, बहमनी किंगडम एंड अलग अलग बनने शुरू हुए, वो यहां था। तीसरा, इसने कहा टोकन करेंसी निकालूंगा अपनी। टोकन करेंसी निकालता, अच्छी बात थी। इसने ब्रॉन्ज का सिक्का इक्वल वैल्यू का कर दिया सिल्वर के साथ। अब कहा पब्लिक से आप सिल्वर जमा करो, ब्रॉन्ज ले लो। अब ब्रॉन्ज बनाना तो इंडस वैली से जानते थे इंडियस वाले, मतलब इंडिया में ब्रॉन्ज बनाना, टिन और कापर ही तो मिलाना है। वो घर घर में टकसाल लग गई, काउंटर फेक करेंसी आने लगी बड़े लेवल पर। अब इसको जब पता चला काउंटर फेक है तो वहीं कैंसिल कर देता अपने ऑर्डर को। इसने कहा एक काम करो, उनकी क्या गलती, जिन लोगों ने मुझे चांदी के सिक्के देके मेरे से मेरे ब्रॉन्ज के लिए हैं, उनसे कहो ब्रॉन्ज के वापस कर दें और चांदी ले जाएं। अब पब्लिक ने दुगनी स्पीड से छापा और सबने बदलना शुरू करा, पॉलिसी फेल हो गई। इसने कहा खुर्सन एम्पायर जो है वहां पर अच्छा नहीं चल रहा है, वहां का रूलर अच्छा नहीं कर रहा है। 1 साल तक फौज इकट्ठी करी। अबे अटैक होता है तो एकदम होता है, फौज थोड़ी ना तैयारी के साथ। सबको सपने दिखाए बिना पैसे के, बिना चीजों के। जब फौज का वहां चलने का नंबर आया तो पता चला खुर्सन एम्पायर में तो बढ़िया रूलर आ गया है। यहां पर फिर फंस गया ये। अब इसने कहा इतनी बड़ी सेना का क्या करूं। इसने कहा चलो नेपाल चलते हैं, हिमालय जीतते हैं। सर्दियों में हिमालय को तो किसी का बाप नहीं जीत पाया आज तक। सर्दियों में नेपाल को तो किसी का बापू नहीं जीत पाया आज तक। प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, आप चेक कर लीजिए। ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करके गए 200 साल, नेपाल को नहीं जीत पाए। ये बेसिक फिनोमिनल है, मतलब मैं हवाबाजी नहीं बोल रहा हूं कुछ भी। वही यहां पर आता है कि भाई साहब ये ऊपर चलते गए
और भाई साहब निपटते चले गए। इसके बाद इन्हीं के समय पर जो मैंने बोला ना, साउथ के विजयनगर एम्पायर, बहमनी किंगडम, मदुरई, सब अलग हो गए। इसे डिपार्टमेंट बनाने का बड़ा शौक था, एग्रीकल्चर का बड़ा शौक था, तो इसने दीवाने कोहली नाम का एक डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया था। आपको एक चीज याद होगी, मैंने रिवर सिस्टम में बताया था, कैनाल्स बताया था ना। वो रिवर सिस्टम में अगर पूछा जाए हिस्ट्री में रिवर से मैक्सिमम कैनाल किसने बनवाई हैं, तो ये तुगलक्स ने बनवाई हैं। ये तुगलक्स ने करा है काम। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कैनाल मैक्सिमम किसने बनवाई, तुगलक्स ने बनवाई हैं। सबसे ज्यादा नेटवर्क कैनाल्स का तुगलक ने डेवलप किया है। आगे के लिए बढ़ो जी। इसके बाद जब ये आगे बढ़ जाते हैं तो एक इस समय पर बंदा आता है, इब्न बतूता, पैर में जूता पहनो तो करता है चुर, वही वाला इब्न बतूता। ठीक है जी। ये दिल्ली रहा 8 साल, सफरनामा इसने लिखी है जिसे रहला कहते हैं। जो जो इसने इंडिया में उस समय पर देखा वो सब अपनी किताबों में लिख दिया। जो देखा जा रहा है वो या तो अच्छाइयां होंगी या बुराइयां। अच्छाइयां लिख दी तो दूसरों को पता चल गया कि वहां पर कमियां क्या हैं, और बुराइयां लिखी तो बाहर वालों को पता चल जाएगा लुल्ल आदमी रहते हैं, जाओ अटैक करो। सिंपल है। बिल्ड फोर्ट्रेस ऑफ अदालीबाद एंड द सिटी ऑफ जहांपना। इसके बाद आगे के लिए बढ़ जाते हैं तो इसके बाद इनका कजन आता है फिरोज शाह तुगलक। इसने सबको खुश करने की बात की कि भाई साहब मेरे से कोई नाराज मत होना किसी भी हालात में, मैं सबको खुश रखूंगा। इसने करा क्या, 4 कैनाल्स बनवा दी। इक्तादारी सिस्टम में हेडिट्री डाल दिया। हेडिट्री का मतलब वंशवाद। याद रखो इल्तुतमिश ने उसे ट्रांसफरेबल रखा था। काम करोगे तो अच्छी इक्ता मिलेगी, अच्छा ट्रांसफर मिलेगा। काम नहीं करोगे तो ट्रांसफर अच्छा नहीं मिलेगा। इसने कहा जो इक्तादार है उसका बेटा ही इक्तादार बनेगा। होता है क्या, जरूरी है क्या? मैं जो पढ़ा रहा हूं मेरा बेटा भी वही पढ़ाएगा, या मैम जो पढ़ा रही है मैम हमारा बेटा वही पढ़ाएगा। माइट भी वो टीचर ही ना बने, जरूरी नहीं है, बट इसने कहा कि बन सकते हैं। तो ऐसे नहीं, ये गलत हो गया था सिस्टम। न्यू टैक्सेस, खरज, उसर, जजिया, जकात और खम्स। ध्यान से देखो, पब्लिक को लुल बनाया इसने हिस्ट्री में। अगर ध्यान से देखें क्या मतलब, 1/10 ये टैक्स की बात करता है केवल हिंदूज से, और 10% टैक्स की बात करता है अकेले मुस्लिम्स के। तो 1/10 तो 10% का मतलब कुछ अलग होता है क्या? हाँ जी, खरज और उसर। ठीक है जी। आगे जजिया, आप नॉन मुस्लिम हैं तो जजिया देंगे, ब्राह्मण से भी। अब याद करो, पंडितों से जब जब कभी भी इस तरह के टैक्सेस वसूले गए तो सरकारें गिर गई हैं भाई साहब। ये कैसे चल पाता? जकात कहा इसने कि भाई साहब आप प्रॉपर्टी जो भी आपने लिया उसका 2.5% मुझे दोगे, दैट इज अ टैक्स। जकात प्रॉपर्टी का था। इसके बाद खम्स, कितना बढ़िया था यह आदमी। इसने कहा जो भी आपका लूट का माल है, जो भी आपने लूट में जीता है, उसका 1/5 20% मुझे दे दो और 80% तुम्हारा। नोटबंदी से पहले मोदी जी ने भी ये नहीं कहा था, काला धन 25% मुझे दे दो एज एन टैक्स, 25% सिक्योरिटी डिपॉजिट, 50% तुम्हारा वापसी है तुम्हें ही कर देंगे, और 6 साल बाद बचा हुआ 25% भी तुम्हारे अकाउंट में वापस आ जाएगा। कहा था ना मोदी जी। मुझे लग रहा है बहुत बड़े लेवल पर फिरोज शाह तुगलक से इन्फ्लुएंस हो गए थे। इसके बाद आगे के लिए बढ़ते हैं तो इसने कुछ शहर बनाए जिसमें हिसार है, फिरोजपुर है, फतेहाबाद है, फिरोज शाह कोटला है, जौनपुर है। कुतुब मीनार इनके टाइम में पूरी तरह से स्टक्ड हो गई थी भाई, लाइटिंग एंड थंडर हुआ, कुतुब मीनार चटक गई तो इन्होंने रिपेयर कराया था। फिरोजाबाद को सजाने के लिए अशोक के 2 पिलर, एक तो अंबाला से और जी दूसरा मेरठ से, कहीं ना कहीं उखाड़ के अपनी कैपिटल में लेके लगा लिया था। अब 2 सिक्के पहले चलते थे, तका एंड जीतल। अब इन्होंने उसका बना दिया अद्धा, दैट मीन्स 50% ऑफ जीतल। अगला बना दिया पौवा, दैट मीन्स 25% ऑफ जीतल। इसका नाम पौवा नहीं था, इसका नाम था भीख। वो देखो उधर लिखा भी है, इसका नाम क्या था, दैट इज भीख। पौवा मत याद कर लेना,
25% एंड 50% बोल रहा हूं मैं तो, ठीक है ना। इसके बाद इनके तारीके फिरोजशाही, फतवते फिरोजशाही और फतवते जहांगीरी, ये कुछ वर्क हैं जिनमें इनके बारे में बताया गया भाई इस आदमी ने क्या क्या किया। मजे की बात है, तुगलक ये जब कर रहे थे उसी समय तैमूर, मैंने तो पहले ही कहा ना, कोई इंडिया की कमियां बताएगा तो बाहर वाला राइड करने नहीं आएगा क्या। तैमूर आ गया इंडिया, मंगोल लीडर था, उसे पता चला दिल्ली में है ही नहीं कोई तमीज वाला रूलर, उसने फाइनली आके बढ़िया तरीके से राइड करना शुरू करा। नसरुद्दीन महमूद ने, जो लास्ट तुगलक रूलर थे, उसे फेस नहीं कर पाए, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड करी तुगलक डायनेस्टी। यहां पर पूरी तरह से कहते हैं जितनी लूटपाट दिल्ली में मचा सकता था तैमूर, उसने मचाई थी। मर्सीलेसली उसने लोगों को मारा था और बड़े लेवल पर इक्विटी या फंड्स को इकट्ठा करके गया था। आगे के लिए बढ़ते हैं। इसके बाद सैयद आते हैं। सैयद में बस इतनी बात याद रख लेना, याहा बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहिंदी, यह आदमी का नाम है। इनका कॉमनली नेम ये याद रखना होता है, सरहिंदी। इन्होंने तारीके मुबारक शाही लिखी है, जिस अकेली किताब से सैयद्स के बारे में डिटेल्ड पता चलता है। अदरवाइज सैयद्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं मिलती। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगली डायनेस्टी दैट इज लोधी। अभी तक सब टर्क आ रहे थे, यहां पर आके ये अफगान हो गए। ये सारे के सारे लोग कौन हो गए? अफगान। अफगान के लिए बात करते हैं तो ये अफगान डायनेस्टी इंडिया में थी, ठीक, सरहिंद में रूल करते थे सैयद्स के बाद। इसमें सबसे पहले इनके आते हैं बहलूल लोदी। क्वेश्चन आता है जी बहलूल लोदी ने क्या करा? जौनपुर से आके शुरू करा, सल्तनत को काफी हद तक वापस स्टेटस पे लाए। तैमूर के अटैक के बाद तो, नहीं तो दिल्ली सल्तनत तो बिखर गई थी, उसको इकट्ठा करा, कंसोलिडेट करा, रिकंस्ट्रक्ट किया। इसमें सिकंदर लोधी आते हैं जो दो वजह से हमारे यहां जाने जाते हैं। एक, इन्होंने टैक्सेशन के लिए जमीन के नापने का नया यूनिट यूज किया जिसे गाजे सिकंदर कहा जाता है, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, यही वो बंदा था जिसने 1504 में फाउंडेशन ऑफ आगरा की थी और अपनी कैपिटल। क्वेश्चन आता है दिल्ली से आगरा कैपिटल कैसे गई? तो वो यहां से गई थी, ठीक है। इन्हीं का पेन नेम होता था, ये पेन नेम से लिखा करते थे छुपा के अपने आप को। कविताएं लिखने का बड़ा शौक था। मतलब आप समझिए कि इज अ वंडरफुल पर्सन, इसने बहुत बड़े लेवल पर काम करके दिखाया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आते हैं सिकंदर लोधी में, जो मैं इनके पेन नेम की बात कर रहा था। ये रहा पेन नेम, गुलरुखी। कुतुब मीनार स्टक्ड हो गई थी, दोबारा रिपेयर करी, तो कुतुब मीनार से 5 लोगों के नाम जुड़ गए। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू करी, इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराई, अलाही दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर कराई एंड सिकंदर लोधी ने रिपेयर कराई। 5 लोगों के नाम जुड़ते हैं कुतुब मीनार से, याद रखिएगा। जस्टिस ऑफ सोशल जस्टिस एंड एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट अलग बना दिया पूरा इन्होंने। इसके बाद लास्ट वो बड़े रूलर जिनके लिए कहा जाता है कि बाबर को बुलाना पड़ा था, रिप्रीव रूलर था, हारता नहीं था जल्दी से, राणा सांगा को एंड इनके जो अंकल थे दौलत खान लोधी को बाबर को बुलाना पड़ा था फरगना से इनसे लड़ने के लिए इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। तो उससे पहले 1526 से पहले इन्हें डिफीट नहीं किया गया था एंड दिल्ली सल्तनत इनके खत्म होते ही एंड हो गई थी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपको ये सेशन ओवरऑल कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मजा आप लोगों को आया है तो जी तो आप आगे मेरे से अनअकैडमी पर आकर पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी पर ऑलरेडी नए बैचेस प्लान हो रहे हैं, प्राइस हाइक होने वाले हैं। इन हाइक होने से पहले ही अगर आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ट्यूटर स्टैन यूज कर सकते हैं। 20% जो प्राइस हाइक होने वाले हैं वो बच जाएगा
और प्लस 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप में से अगर कोई भी चाहता है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म से अपने ब्राउज पे आ जाए, वहां जाके वो अनअकैडमी को सर्च कर ले, अनअकैडमी में आ जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म से गेट सब्सक्रिप्शन पर चला जाए। यस, एनडीए ऑलरेडी टिक्ड है ऊपर, हाँ जी यही है, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले ले। अब देखिए ध्यान से, आपके पास 24 महीने 506 रुपया में, 12 महीने 843 रुपया में और 6 महीने 1349 रुपया में पड़ता है। प्यार मोहब्बत से TUTORS 10 आप वहां लिख दीजिए और जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, काउंटडाउन्स बिगिन, आपके पैसे कम होने शुरू हो जाएंगे। जो कोर्स 500 कुछ का था वो 455 हो जाएगा। जो कोर्स आपका टोटल 12 महीने में 9,108 रुपए का पड़ेगा अब आपको, जो पहले 10,120 का था। तो आप ऐसे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक देना भाई, शेयर कर लेना। ट्यूटर्स आपकी फैमिली है, जितना जल्दी हो सकता है इस फैमिली को इनलार्ज करना है, बड़ा करना है। आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।